कुछ इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी हो रही है। सो ये है जनाब पाकिस्तान का मौसम मुख्तलिफ शहरों कल बल्कि आज़ाद कश्मीर से जो खबरें आ रही थी वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और कई जगहों पर खासा मसला भी था। इसी तरह से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो रामड़ी पर कल जिस तरीके से बारिश और उसके बाद वहाँ का जो पानी है वो नज़र आ रहा था, तो सोशल जो मीडिया पर पैटर्न था वो बड़ा मुझे अजीब लग रहा था कल, बिकॉज सिर्फ कुछ घंटे की आधे घंटे की ड्राइव है प्रॉब्लम मेरे घर तक, आधे घंटे में डिफरेंट पैचेस थे। आई मीन आप एक जगह से गुजर रहे हैं, हल्की बारिश है, फिर आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, थोड़ी तेज बारिश है, फिर एकदम इतना तूफान कि अगली गाड़ी आपको एक पैच पे दिख नहीं रही है और वाकई डबल इंडिकेटर ऑन करके लोग जा रहे हैं। और ऑब्वियसली मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये वाकई समझ से बाहर था, क्योंकि हम तो एक जैसी बारिश देख रहे थे, एक सेक्टर में ये हो रहा है, दूसरे सेक्टर में ये हो रहा है, यहाँ के जो है वो ये हालात चल रहे हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो हमने खुद अपने साथ कर दिया। और ऐसे में शुएब अल्लाह करे कि इस बार जो है वो हमारा टूरिज्म जो है वो इफेक्ट ना हो, वो मुतासिर ना हो। बड़ा दुरुस्त आपने कहा, चूंकि हम पिछले अगर कई सालों की बात करें और सिर्फ लास्ट ईयर से उसको कंपैरिजन करें, सो 2025 में 10 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए पाकिस्तान में। एग्जैक्टली तो 820% ये ज़्यादा है, इजाफा है पिछले सालों से। तो ये वाकई एक बड़ी अच्छी खबर है जो हमने सोचा कि टूरिज्म के लिहाज से हम आपसे शेयर करें। बट ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने इसको बरकरार रखना है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इट्स अ बिग चैलेंज और ऑब्वियसली हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री इसके साथ बहुत ज़्यादा उसका वो जुड़ी हुई है, इसका इम्पैक्ट है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं सिर्फ ये नहीं होता कि अपना मुल्क प्रमोट हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक फैक्टर है, बट कितने लोगों के रोज़गार जो कि सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि समर में काम करेंगे, क्योंकि विंटर टूरिज्म का इतना रुझान है, बट स्टिल वेदर इतना रिस्की हो जाता है बाज़ों का, जो सिचुएशन होती है, तो उसमें विंटर टूरिज्म को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद उसको किसी के तरीके से बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाया जाए। और ऐसे में सबीन ज़ाहिर है जो आलमी इदारे होते हैं जब वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर गिलगित बल्तिस्तान टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, CNN ने भी कहा, BBC ने भी कहा, बहुत से और आलमी इदारे इसकी बात कर रहे होते हैं। ऐसे में ज़ाहिर है बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट वो इसका रुख करते हैं, वो प्लान करते हैं यहाँ पर उनका आना। और इससे आपने बड़ा अच्छा कहा कि ज़ाहिर है जो फिर वेदर होता है वो उसको इफेक्ट कर रहा होता है। सो हमें ऐसे में सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ जाना है, इको टूरिज्म की तरफ जाना है, ग्रीन टूरिज्म की तरफ जाना है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत से नए डेस्टिनेशन हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले कोई 1.5 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कोटली सतियाँ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वहाँ पे जो पॉड्स बनाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं एनवायरनमेंट को लेकर, इट्स वेरी नाइस, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ के लोग ये कहते हैं कि कोटली सतियाँ कहीं मरी ना बन जाए। सो इसलिए जिस तरीके से प्लानिंग हुई है उसी तरह से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ऐसे में ज़रा लोगों की ट्रेनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरी में भी देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जैसे पहले हो गया था ना, एक बहुत ज्यादा पॉपुलस हो गया था, ये एक इशू वाकई हो जाता है कि लोग बस क्योंकि मे बी सबको कन्वीनियंट मरी पड़ रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो हर किसी की कोशिश होती है कि स्नोफॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, इजी था ना, इजी एक्सेसिबल, तो लोग जो ऑब्वियसली वहां जाना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली उसको बेहतर किया जा सकता है कि मैनेजमेंट और कैसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, अदरवाइज मरी इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। लेकिन सभी बात है कि जो नए डेस्टिनेशंस होते हैं उस वो डिजाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा मामला ना हो जाए जो हमने कुछ जगहों के साथ किया है। फॉर एग्जांपल आप देखें कुमराट, एक वक्त था कुमराट वाज समथिंग जहां बहुत से लोग जाना चाह रहे थे, जंगलात की कटाई ने उसके हुस्न को गहना दिया। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नया स्पॉट आप आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर टूरिज्म के पोटेंशियल को टैप करने की कोशिश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो वो डेवलप इस तरीके से हो कि आपका इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। वहाँ के लोगों को ट्रेन करना और जो इदारों की पॉलिसीज़ हैं उस पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना, ताकि वहाँ का जो हुस्न है, वो जो उनकी ग्रीनरी है, वो मुतासिर ना हो। और मैं यहाँ पे थोड़ा रवैयों की भी बात करना चाहूँगी। हमने जिन इलाकों में टूरिज्म, नो डाउट हम हॉस्पिटैलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, आप कोई भी फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे जब से बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। और यकीनन हमारे लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं, बट एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि रवैयों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है अपने लोगों के लिए। सो ये भी ज़रूरी चीज़ है कि हमने टूरिज़्म अगर एक इलाके का बढ़ रहा है तो हमने अपने रवैयों को मुस्बत रखना है।
हमने उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ना कि ये कि एक एक फिर परसेप्शन डेवलप हो जाती है, या मे बी परसेप्शन नहीं, वो चीज़ हाईलाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कि रवैया यहाँ के लोगों का बेहतर नहीं है अपने लोगों के साथ। सो अपने लोगों को वेलकम करें, जितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं, इससे आपका इलाका जो है, आपका पाकिस्तान जो है, वो आप एक पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और लोग जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में, गाँव में, देहात में वो वापस जा रहे हैं। सो आप लोग जो हैं वो अपने इलाके के एम्बेसडर हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने रवैयों में फ़र्क नहीं लाना। और ये दोनों तरफ से है ना, आपका रवैया मैटर करता है, लेकिन जो टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं वो उस कल्चर की रिस्पेक्ट करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जरूरी वहां है। पर जो जाएं, एक तो कल्चर की रिस्पेक्ट, दूसरा है कि वो जो एक नेचुरल उसकी ब्यूटी है उसको मुतासिर ना करें। हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो जगह जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होती है, फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कचरा और बहुत सारे इश्यूज रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू गो समवेयर उसको उसी तरह से छोड़ कर वापस आए जैसा आपको मिला था। ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मौज़ूआत करेंगे उस पर बात इस ब्रेक के बाद। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। Wanna crush out? Wanna crush out? Wanna crush out? Crush out today. तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? भाग गई, मैं क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं देखता हूँ। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। चले, मैं उसे भूल गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं लेकिन मैं लड़ना चाहता। तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? Wanna crush out? Wanna crush out? Wanna crush out? Crush out today. अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया कराया था। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है, मैंने तो मेरा मतलब है मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है?
सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात करने लगे जिनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए कहूँगी कि यंगस्टर्स हमारे शो बहुत खुश होते हैं जब उनको कोई टाइटल मिलता है। ऑब्वियसली आपने वो अर्न किया होता है, आपकी मेहनत है, आपका टैलेंट है जो आपको आगे लेकर जा रहा है, बट उस टाइटल के साथ जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी जिम्मेदारी की आज हम बात करेंगे जो इनके कंधों पे है और बाकी जो यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो बहुत बेहतरीन मिसाल बन के आगे चल रही है, उनकी राहें हमवार कर रही है। अलीज़ा अरशद इस वक्त वो BBA के 4th सेमेस्टर में है। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम है उसमें CM फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम में एज एन एम्बेसडर उनको एनरोल किया गया है। ज़बरदस्त प्रोग्राम है एग्जैक्टली और बहुत ज़बरदस्त जो है उससे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन वो क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, अलीज़ा को खुद इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से आपके खुद लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एब्सोल्युटली। अलीज़ा साहब की मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप अलीज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ग्रेट। अलीज़ा ये सेकंड बैच है जो कि मुंतखब हुआ है। जी जी सेकंड बैच। थोड़ा सा क्राइटेरिया बताएंगे कि इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितना टफ क्राइटेरिया था, कितने एम्बेसडर्स हैं? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। तो इसमें ये था कि आपके पास कोई ज़्यादा CGPA की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एकेडमिक्स में एवरेज भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आपका GPA 2.5 होना चाहिए। ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलती है अगर आपका थोड़ा हाई GPA हो, और इसके बाद आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो, आपने प्रीवियसली कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, या आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। एक्टिव होना चाहिए बंदा। एक्टिव होना चाहिए जी बिल्कुल। और सिमिलरली इसका ये कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जैसे मैं BBA की हूँ, तो उसमें आपको 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और जो मास्टर्स के हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, उसमें 2nd और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ईजी प्रोसेस है। आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप ऑनलाइन ही अप्लाई भी कर सकते हैं। बस आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रेफरेंस लेटर चाहिए, तो आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपना फॉर्म फिल करें और आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओके, देन इंटरव्यू होता है जी पूरा, ऑब्वियसली इट्स अ होल प्रोसेस, राइट? ऑफ कोर्स इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के थ्रू कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट दी है या नहीं। फिर जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। सही। ऑनलाइन टेस्ट बेसिकली ये होता है कि आपके विमेन एम्पावरमेंट के बारे में और इस तरह की जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस, इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चंस, मैथ्स, और सबका ना कंबाइन होता है डिफरेंट रेशियोज़ के हिसाब से। तो 50 मार्क्स का वो टेस्ट होता है जी। उसमें ना मतलब वेटेज होती है कि आपका 20% जो होगा वो एनालिटिकल होगा, 20% आपकी मैथमेटिक्स होगी, स्टैटिस्टिक्स और इस तरह के ना डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। और उसमें आउट ऑफ 50 अगर आप 25 भी स्कोर कर लेते हैं ना तो आपको आगे नेक्स्ट राउंड के लिए कर लिया जाता है सिलेक्ट। तो वो नेक्स्ट राउंड क्या होता है? नेक्स्ट राउंड होता है आपका पैनल आता है, उसमें आपका प्रॉपर फिजिकल इंटरव्यू होता है और आपको जज किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी स्पीकिंग स्किल्स और लीडरशिप। आपसे पूछा जाता है कि आपने पीछे क्या क्या काम किया, आपकी एक्सपीरियंस कैसा है। सही। सो उसकी बेस पे फिर आपकी सिलेक्शन फाइनलाइज होती है। तो ये तो बड़े मतलब आप बड़े एक प्रोसेस से गुजरी हैं, आई एम श्योर कि आपकी वो प्रोफाइल है जिसकी बदौलत जो है ऑब्वियसली आपको ये टाइटल दिया गया है। क्या जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑब्वियसली अब आपके पास टाइटल आता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं। जैसे अब हमारा 6 मंथ्स का पीरियड है या 4th मंथ का पीरियड है, उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया जाएगा कि आपने 8 to 10 इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज करवाने हैं। अब इसमें इजी चीज़ ये है कि अगर आप ना अपनी स्टडीज़ के साथ इंटर्नशिप करें लेट्स सपोज, तो आपको ये होता है कि यार इंटर्नशिप की टाइमिंग्स आपको मैनेज करनी है, कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको भी आपने साथ साथ लेके चलना है। तो इधर इतनी इजीली हम मैनेज कर सकते हैं सब कुछ, क्योंकि हमें अपना स्केड्यूल खुद बनाना है। आपके 8 इवेंट्स करने हैं, आपने 10 इवेंट्स करने हैं, आप जिस मंथ में जिस तरह इवेंट्स करना चाहते हैं अपनी ईजिली करें। आपके मिड्स आ रहे हैं, आपके फाइनल्स आ रहे हैं, आप उसको, ताकि आपकी स्टडीज़ पे बिल्कुल भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए।
तो हम अपना पूरा प्लानर रेडी करते हैं और उसके बाद वन बाय वन अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और इन तमाम इवेंट्स को जो स्पॉन्सर है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, जी बिल्कुल, जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब है, राइट? ऑफ कोर्स हम उनको बजट वगैरह बता देते हैं कि हमारे इवेंट का इतना बजट है, तो वो उसकी तरफ से होता है। ऑलराइट। अब ऐसे में टोटल 40 यूनिवर्सिटीज़ में से सिलेक्शन हुई है ये एक एम्बेसडर की, राइट? 40 एम्बेसडर्स हैं टोटल, क्योंकि 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं और फीमेल एम्बेसडर फ्रॉम ईच यूनिवर्सिटी। तो क्या आप पे एक ये भी प्रेशर होता है कि अच्छा जो पिछला बैच था उन्होंने क्या काम किया था? ऑफ कोर्स, बल्कि जब मैं सिलेक्ट हुई ना तो मेरा ये था कि अच्छा पिछले बैच में जो थी एम्बेसडर, मैंने सबसे पहले उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा अच्छा आपने कैसे किया था, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प भी हो जाती है क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस भी होता है और फिर माशाल्लाह वो बहुत कॉम्परेटिव भी हैं, तो वो मुझे साथ साथ गाइड भी कर देती हैं, तो ये होता है। सो अभी कोई पहला इवेंट जो कि इस वक्त आपके माइंड में हो या प्लानिंग के पार्ट में हो कि अच्छा ये इवेंट अब आपने प्लान किया एग्जीक्यूट करना है? अभी विमेन डे पे एक इवेंट करवाया था हमने, इंडस्ट्रियल मीट था और वो 3 डे इवेंट था। उसमें बेसिकली हमने स्टूडेंट्स को ना डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ मिलवाया था। एजुकेशन सेक्टर था फर्स्ट हमारा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। बताया गया था कि आप इस तरह अगर आप फॉरेन स्टडीज़ में जाना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, तो बहुत प्रोडक्टिव सेशंस रहे थे, काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिला था। और उसके बाद अब हमारा प्लानिंग हो रही है, अभी अप्रैल में हमारा इवेंट करवाना है हमने, CV राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो नहीं करना? नहीं, वो 1 अप्रैल के बाद होगा, तो वो नहीं होगा फुल। और मैंने कहा कल 1 अप्रैल में पहले पूछ लूं, बी विजिलेंट अगर आपके आसपास ऐसी कोई शरारत हो रही हो ये तो मुझे विजिलेंट रहने की जरूरत है। शुक्र है आपने मुझे थोड़ा सा ना हेड्स अप दे दिया यहाँ पे। कभी हुआ सबीन वैसे? इस सेट पे मेरे साथ रोज ही अप्रैल फूल, हर 1 अप्रैल में 2 बार तो लाजमी होता है, कोई इतना कोई सीरियस वाला कोई खास नहीं, बिकॉज 1 अप्रैल हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। कोई कुछ सीरियस भी बात करो तो लोगों को लग रहा था कि नहीं जी अप्रैल फूल ही बनाया जा रहा है। अच्छा अलीज़ा, क्या ख़वातीन से रिलेटेड ऐसी कौन सा इनिशिएटिव है जो कि आप पर्सनली जिस पे आप काम करना चाहती हैं? अच्छा, मुझे ये कि ना अब बहुत सी लड़कियां मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ डिग्री ले रही हैं, लेकिन ना वो करियर पर फोकस नहीं कर रही थी कि हमें कुछ करना है या हमने कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है। मेन पर्पस होता है बस हाँ डिग्री कंप्लीट हो जाए। तो अब मेरा ये कि मैं कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लूँ, कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ख़वातीन को स्किल्स वगैरह दिया जाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के बारे में उनको कहा जाए कि बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ख़ास तौर पर मतलब आजकल के दौर में। तो मेरा फोकस मेन तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। अलीज़ा, क्या आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनका फोकस बस यही है कि डिग्री करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, और फिर शादी को पूरी ज़िंदगी समझ लेना कि बस शादी, क्योंकि ज़रा हमने पहले ये देखा है, अभी हम देखते हैं कि बहुत से ख़वातीन वो समझ रही हैं इस बात को, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपने क्या इसको ऑब्जर्व किया है कि वो चेंज आ रहा है सोच में? It's just a part of your life. Obviously आ रहा है चेंज, लेकिन स्टिल अभी भी मैं देखती हूँ ना इस तरह की लड़कियाँ होती हैं जो कहती हैं कि मतलब हाँ डिग्री हो जाए फिर बस शादी कर लेंगे, और शादी नहीं हो रही तो चलो मास्टर्स कर लेते हैं। तो इस तरह की है सोच अभी भी, लेकिन काफ़ी हद तक मतलब अगर पीछे से हम देखें ना पिछले ईयर्स के मुकाबले में, तो अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है मतलब, लेकिन फिर भी अभी भी एग्जिस्ट करती है। चेंज लड़कियाँ नजर आ रही हैं अब? जी आ रही हैं ऑफ कोर्स। अब देखिए वक्त की ज़रूरत भी है ना एक लिहाज से, और पेरेंट्स की सोच भी अब बदलने लगी है। सो ये भी आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। खुद आप क्या करना चाहती हैं अलीज़ा, क्या गोल सेट किया हुआ है? अच्छा, आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरा अभी एक स्टार्टअप है जो हमारी यूनिवर्सिटी है फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी, उसमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर अभी मैं रजिस्टर्ड हूँ और अपनी स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ। वो क्या है स्टार्टअप? स्टार्टअप इज़ बेसिकली कैप्योर नाम है उसका, और इट्स अ कैप हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, वाटर प्यूरिफिकेशन कैप है। तो उसका ये कि वो कैप है लेकिन वो बॉटल के अंदर होगी और उससे आप जब पानी निकालेंगे तो वो प्यूरिफाई कैसे? ये दिस इज इंटरेस्टिंग। यस, एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमने देखा है ना कि फ़िल्टर्स पाकिस्तान में कैप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे आपका सैंड फ़िल्टर, चारकोल फ़िल्टर, ये चीज़ें आ गई, तो हमने इसको ना थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ना 2 कंपार्टमेंट्स हमने कैप के डिज़ाइन किए हैं। एक होगा हमारे पास जैसे ड्राई कंपार्टमेंट होता है, एक वेट कंपार्टमेंट होगा। ड्राई कंपार्टमेंट में हम उसकी बैटरी और UV लाइट यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास वेट कंपार्टमेंट होगा जहाँ से बेसिकली पानी का फ्लो होगा ना, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है हमारी स्टेनलेस स्टील होती है, ठीक है। अब ये होगा कि जब पानी हम उसमें से पास करेंगे, जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे ना पानी के, तो वो उसमें से रिमूव हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास आता है सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर जैसे आपके पास माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो उनको एब्जॉर्ब करेगा। फिर चारकोल फिल्टर है। चारकोल फिल्टर का काम ये होता है बेसिकली अगर आपके पानी में कोई स्मेल है या फिर कोई कलर है तो उसको रिमूव कर देता है। अब जब आपका पानी टोटल प्यूरिफाई हो गया, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, देन उसके बाद हमारे पास जो ड्राई कंपार्टमेंट में वो था UV लाइट थी ना, UVC लाइट का काम ये है कि फिर वो उसके अंदर से जो भी जर्म्स वगैरह होगी उसको मतलब ख़त्म कर देगी और आपका पानी प्यूरिफाई हो जाएगा। आपने बना लिया हुआ है ये? प्रोटोटाइप अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं। दैट्स अ नाइस आइडिया। ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई?
अच्छा, ये हमारी था कि प्रोजेक्ट था, हमने उसमें आइडिया कुछ सिलेक्ट करना था ना, तो काफ़ी रिसर्च की, अपने इर्द गिर्द भी देखा, जैसे वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और फिर फ्लड्स वगैरह का सीन था। इस तरह की चीज़ें जब हमने ऑब्जर्व की तो फिर ये इस तरह का ख्याल आया था और इस पर हमने वर्किंग की। तो हमारे सर थे डॉक्टर गोहर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा आप तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें, तो ये आइडिया अच्छा है। तो फिर वहाँ से करते करते फिर हम बिग तक पहुँच गए। और कितनी बड़ी टीम है? अभी हम 2 मेंबर्स हैं, लेकिन ये कि हम टीम अभी करेंगे, आगे एक्सपेंड करनी है टीम। ओके, एंड बजट फ्रेंडली होगा ये? ऑफ कोर्स बजट फ्रेंडली, क्योंकि हम लोकल मटेरियल्स यूज़ करेंगे ज़्यादा। हमारा ये है कि ताकि अफोर्डेबल तो होना, क्योंकि पानी तो बेसिक नेसेसिटी है, वो कोई लग्जरी तो है नहीं। तो अफोर्डेबली एंड देन ऑब्वियसली आपको जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी है चीज़, तो उसको अट्रैक्ट तो आपको ऑडियंस को करना है ना, तो वो उस लिहाज से भी लेके चलना है। बिल्कुल अफोर्डेबल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी इस तरह के काफ़ी स्टार्टअप्स के लिहाज से हम अक्सर बुलाते हैं, यंगस्टर्स को आते हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी जी। तो उस तरह भी आपने कोई पाइपलाइन में है कि वहाँ पर भी पिच करना है? मैंने पिच किया हो अपना प्रोडक्ट? मैंने किया है पिच। मैंने अभी 3 कॉम्पिटिशन्स में पिच किया, उसमें से 2 में मेरी पोजीशन आई थी, मतलब एक में मैं 2nd पोजीशन आई थी और एक में 3rd आई थी। लेकिन अभी इंटरनेशनली किसी कंपटीशन में नहीं किया, कि नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स थे, क्योंकि वंस हमारा प्रोटोटाइप डेवलप हो जाए उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं था, वो मैंने प्री मेडिकल में किया था। उसके बाद मुझे इतना समझने में डिफ़िकल्टी हुई थी कि मैं आगे क्या फील्ड में सिलेक्ट करूँ। अब जैसे बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस बात से रिलेट करेंगे कि उनको लगता है कि अब हमने प्री मेडिकल किया, अब हमने आगे मेडिकल की ही फील्ड में जाना है, शायद ये है कि हमारे पास यही ऑप्शन है। बिल्कुल, तो मैंने इनफैक्ट 1 साल का गैप लिया था और आई थिंक वो अच्छा रहा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे सोचने का टाइम मिल गया था कि मैं क्या करना चाह रही हूँ आगे और मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे अब मैं इधर काम करूँगी, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी, आगे 4th सेमेस्टर के बाद मुझे मेजर सिलेक्ट करने होंगे अपने बिजनेस में, कि मैं HR की तरफ जाना चाह रही हूँ या मैं मार्केटिंग की तरफ या फाइनेंस की तरफ जाना चाह रही हूँ। तो जब मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करूँगी, अगर मैं अपनी टीम अच्छी सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे होगा कि अच्छा मैं HR में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। आपको स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, अपनी एबिलिटीज़ का पता लगता है कि अच्छा मैं फाइनेंसिंग अच्छी कर रही हूँ तो मैं फाइनेंस की तरफ चली जाती हूँ। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं समझ आएगा कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल है। ज़बरदस्त। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी थॉट्स अलाइंड हैं, आपको क्लैरिटी है कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में। एंड आई एम श्योर आप बहुत सारी और बच्चियाँ जो आपके साथ लड़कियाँ काम पढ़ रही हैं, उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन होंगी। एंड स्पेशली इस प्रोग्राम के तहत एज एन एम्बेसडर आप एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच एलिज़ा, आज अपने में ज्वाइन किया है। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कुरकुरे, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, नंबर 1 डिटर्जेंट। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। Put a crush out. Put a crush out. एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है।
नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। पहुंच गए? हाँ ऑलमोस्ट गया। तुम पहुंच गई? हाँ मैं बस बैठ ही गई हूँ। Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. शायद वो ऐसा ही था, मैंने ही उसे समझने में गलती कर। वो बदल गया है नासिर, वो मेरा नहीं रहा। मेरे दिल में तो आज भी उसकी 10 साल पुरानी यादें हैं, मगर आज तो मैंने उसे किसी और ही रूप में देखा। ये तो वो है ही नहीं। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। पहुंच गए? हाँ ऑलमोस्ट गया। तुम पहुंच गई? हाँ मैं बस बैठ ही गई हूँ। Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ये सेगमेंट बिलखुसूस ख़वातीन के लिए है और उन ख़वातीन के लिए है जो कि फ़ौरन से ये सोचती हैं जब भी कुछ करना चाहती हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आइडिया भी है हमारे पास, वी हैव दैट टाइम, वी हैव दैट स्पेस, वी हैव दैट एनर्जी, वी हैव दैट नॉलेज, स्टार्ट कहाँ से करें? वो सिरा नहीं मिल रहा, वो आगाज कैसे करना है? कोशिश करें। कल की बात को जरा हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे कि हम बस सोच रहे हैं कि डिजिटली कैसे एक्टिव हुआ जा सकता है। सिर्फ लिटरली मैंने अभी मैं रमज़ान में ये ईद पे जो मैंने पोस्ट की, कोई 1 महीना मैंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल ही नहीं किया। आप तो हाइबरनेशन में थी। लिटरली नहीं, मुझे अक्सर वो, क्योंकि देखिए आप जो है ना, आप जिस मर्जी करियर में, ये नीड है हमारी। और किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आप अर्न कर सकते हैं, आप एक्सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता अभी कोई है। लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं जो कि मैं बिल्कुल अच्छा, ये ज्यादा दुख की बात है ना, एक्सपोजर के बावजूद देखें हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब लोग अगर अच्छा आप तो टीवी पे बैठते हैं, उसके बाद अच्छा वो सोशल मीडिया इज एंटायरली डिफरेंट। सोशल मीडिया इज कंप्लीटली डिफरेंट। और यहाँ पे हम बैठ के स्पेसिफिक चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। जब आप डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं ना कि आपने क्या कैसे अपलोड करना है, अपने टैलेंट को कैसे शोकेस करना है, कैसे आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, इसमें नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे और कैसे आप सीख सकती हैं और कैसे आप अपने जिस भी प्रोफेशनल कैरियर में जाना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, एक्सेल करना चाहती हैं, आप कैसे उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। फॉर दैट मैटर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स कैसे इन्हांस कर सकती हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, 1 दहाई से ज़्यादा उनका तजुर्बा
एज अ शेफ है, उसको कंटिन्यू किया हुआ माशाल्लाह उन्होंने, बट पिछले 1 साल से वो खवातीन को ट्रेन कर रही हैं कि कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को ब्रांड बनाना या जो भी आपका स्किल है, सर्विस है, आप उसको आगे लेकर चल सकती हैं। रिदा फैसल इज विद अस, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रिदा, पहले भी हमारी इस मौजूद थोड़ी सी बात तो हुई, बट थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उन खवातीन को एड्रेस कीजिएगा। देखिए 2 बातें, एक हम अक्सर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं घर बैठे कमाएं, और एक हम कहते हैं नहीं, एक्सपोजर इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा निकलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, मार्केट का मालूम होना। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखें, अभी सबसे पहले आपने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम नहीं करते, और ये आजकल की नीड है। आप घर से बैठ के इस नीड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हैं। तो आपको ना सोशल मीडिया बहुत इजी एक्सेस है अब, क्योंकि हम लोगों के हाथों में है, आपका इजी एक्सेस है, आपकी ऑनलाइन काम बहुत इजी है, लेकिन इसको यूज़ करना अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अच्छी बात यह है कि जैसे बहुत सारी लेडीज़ घरेलू होती हैं, बच्चे हैं, घर है, इतना इजी नहीं होता बाहर निकलना, तो उन लोगों के लिए घर से बैठ के अपने इस सोशल मीडिया को लेके आप अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकती हैं। तो वो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि यार हम बाहर नहीं निकल सकते, तो ठीक है, हम घर से बैठ के तो अपने आप को स्टार्टअप तो लेना, स्टार्ट तो करें। तो ये चीज़ एक है इम्पॉर्टेंट कि लोगों को ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल आना चाहिए, सिर्फ स्क्रॉलिंग के अलावा। ओके, सो आपने किस तरीके से एक, मैं कहूँगी कि इसको अपने करियर को थोड़ा सा एक डिफरेंट रुख दिया है। एज ए शेफ तो आप साथ चल रही हैं, बट ऑब्वियसली लोगों को ट्रेन करना, डिजिटल ट्रेनिंग देना, ये एक बड़ी एक डिफरेंट स्किल है। आपने किस तरीके से असल में जब मैं इसमें आई थी डिजिटल मार्केटिंग में, तो मेरे लिए नया था, मुझे अब ऑलमोस्ट साल होने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी लोगों से इंटरेक्शन हुई, स्पेशली लेडीज़ से इंटरेक्शन हुई, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, जब आपकी कम्युनिकेशन, आप ज़्यादा बात लोगों से करते हैं तो आपको समझ आती है मेंटालिटी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अपने काम के साथ साथ मुझे इनको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ना एक रास्ता चाहिए होता है, और अक्सर हमारी लेडीज़ को वो एक स्टार्टअप नहीं मिल रहा, पहला कदम नहीं समझ आता, पहला कदम नहीं होता। वो एक्सक्यूजेज अपनी जगह, टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ है, टाइम भी नहीं है और मैं मैनेज भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे कुछ करना है। तो वो जो कुछ करना वाला है ना, उनको मैं उस रास्ते पे लेकर आई हूँ कि यार स्टार्ट करो, आपकी जो भी स्किल्स हैं, आप जो भी कर रही हैं, आप उसमें स्टार्टअप लें। टाइम लगता है, स्ट्रगल पीरियड होता है, टाइम लगता है, लेकिन स्टार्ट तो लेना। 4 साल के बाद आपको ये ना रिग्रेट हो, काश मैं कर लेती। yes, काश उस वक्त हमने ये कर लिया, स्टार्ट हो जाता। कम से कम 4 साल के बाद आप एक मकाम पे खड़ी होंगी। वेरी ट्रू। तो ये क्या ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एम्प्लॉयर, मेरे सामने 2 लड़कियां मौजूद हैं और एक मुझे कहती है कि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग है, ये है, मुझे नजर आता है कि अच्छा वो करना तो चाहती है, लेकिन वो क्लियर नहीं है अपने थॉट्स में, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। दूसरा वो लड़की है जो कहती है कि दिस इज स्पेसिफिक रूट जो मैं लेना चाहती हूँ और ये मैं करना चाहती हूँ और ये मैं बनना चाहती हूँ और यहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। सो मेरे लिए ज़रा वो सेकंड कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा एक मसला है ना कि हमारी खवातीन, वो मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं करना चाहती हूँ, आई हैव द टैलेंट, मैं कुछ भी कर लूंगी, सीख जाऊंगी। फोकस नहीं है, क्लियर नहीं है। फोकस बहुत ज़रूरी है। और ऐसी लेडीज़ आई थी मेरे पास, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, मैं करूँ कैसे, नहीं समझ आ रहा। ठीक है, आपका काम ऐसा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फोकस बहुत ज़रूरी है, उनको बताना ओके आप सब कुछ कर सकती हैं, ज़बरदस्त। कौन सी 2 ऐसी चीज़ें जिसमें आप कहती हैं कि इसमें मैं जो हूँ वो मास्टर हूँ, मैं बेस्ट दे सकती हूँ, या मेरी इसमें ज़्यादा पैशन है, मैं खुशी से कर सकती हूँ। उन्होंने अपनी कोई 1 या 2 स्किल्स मुझे बताई, उस चीज़ को लेके फिर हमने पॉलिश किया। और नाउ मेरे पास जो लेडीज़ आई थी वो माशाल्लाह अपने पेजेस चला रही हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब वो एक एप्रिसिएशन नोट आता है। सिर्फ क्या चीज़, फोकस्ड। आपको डिसिप्लिन और फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जो होता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और जब करने पर आता है तो मैं थक गई। तो ये जो थकना होता है ना, टायर्ड, वो सोच के थक जाते हैं ना, वो सोच के इतना ये करना, क्योंकि आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने मैं स्टार्टअप से देखूं तो मेरा शेफ़ करियर भी आसान नहीं था। हर चीज़ में टाइम लगता है,
मेरा डिजिटल मार्केटिंग भी आसान नहीं था, इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया को समझना बहुत मुश्किल है। हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है, हम लोगों के लिए रहा है सोशल मीडिया को समझना बहुत, क्योंकि इंस्टा फेसबुक हम यूज़ करते रहे, लेकिन अब समझ आया कि हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो ऐसे भी यूज़ करना है ना, वो मैं अब चाहती हूँ कि लेडीज़ हमारी करें, वो सिर्फ स्क्रॉल और ड्रामा नहीं, आप इन चीज़ों पे भी आएँ, आप घर बैठ के भी अपने आप को पॉलिश कर सकती हैं। अच्छा, क्या सबसे चैलेंजिंग चीज़ सोशल मीडिया के हवाले से आपको लगती है? डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ, जो कि ख़वातीन जो अपना बिजनेस रन करना चाहती हैं उनको समझनी चाहिए चीज़। नेगेटिविटी, ये जो हम जब स्टार्टअप लेते हैं ना, तो पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, यूँ हैं आप, ऐसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। आप जो कुछ काम कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ना करें, मगर नेगेटिव कमेंट्स ना डीमोटिवेट ना करें। अक्सर ना मैं भी थी स्टार्ट में, लेडीज़ डीमोटिवेट हो जाती हैं, नॉट सिर्फ लेडीज़, जेंट्स भी जो नया नया स्टार्टअप ले रहे हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपके नेगेटिव कमेंट्स हैं। तो मेरा सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि अप्रिशिएट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव ना दें, क्योंकि जो कोई करना चाह रहा है उसको ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस नेगेटिव कमेंट्स को गुजारने में कि ओके बोलते रहो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्टअप में बस मेरा ये है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस की, नेगेटिविटी बहुत फेस की, इसमें आ गई, नहीं चलता, ये क्या काम है। लेकिन आज मुझे होता है कि मैं बहुत अच्छा एक स्विच लिया, मज़ा आ रहा है मुझे अपने काम में, और बहुत सारी लेडीज़ को मोटिवेट किया, तो मेरे लिए तो आई थिंक इसकी एक वजह ये भी कि इन आवर सोसाइटी टॉलरेंस का खासा फुकदान है। हमारी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया कराची में, और उनका उन्होंने एक कमेंट दिया, जिसके बाद उनके रेस्टोरेंट पे नेगेटिव कमेंट्स और रेटिंग, तो शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। क्या कमेंट? वो सहीफा जबार खटक साहब की बात कर रहा हूं, उनके बाद उसको खासा फेस करना पड़ा। सो लोग वो लेवरेज भी नहीं देते। अगर आपने एक आपसे गलती हो गई, देखिए इंसान है, हो जाती है आपसे ऐसा कोई जुमला या ऐसा लफ्ज़, ऐसे कोई बात हो जाती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी शुएब कि देखिए बाज़ औक़ात लोग अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे बात कर रहे होते हैं ना, वो ठीक है, उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट समहाउ वो आपको एक मार्जिन देना चाहिए कि शायद किसी के साथ तो नहीं कर सकते। देखिए आपके पास ये वही बात कर रही हूँ कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बट एक पॉजिटिव उसको एंगल अगर दें तो हम ये सोच सकते हैं मे बी उनका अपना एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा कोई। लेकिन आपके लफ्ज़ जो होते हैं ना, वर्ड्स, वो बड़े मैटर करते हैं। आप ठीक है, आप नेगेटिव नहीं कह रहे, लेकिन आपके अल्फाज भी ऐसे होना, आप किसी को आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, जैसे उनका मैंने देखा था, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है, और आसान नहीं है कैफ़े चलाना, क्योंकि पब्लिक डीलिंग आसान नहीं है। किसी भी आप प्रोफेशन में चले जाएं, पब्लिक डीलिंग आसान नहीं है, आपको हर तरह के लोगों का सामना करना है। तो आपके लफ्ज़ जो होते हैं ना, वर्ड्स, वो भी बड़े मैटर करते हैं कि आप थोड़े अच्छे अल्फाजों में भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जिनकी फॉलोइंग है, जिनको लोग कई अरसे से देख रहे हैं, उन पे शायद थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंच रही होती है। अकाउंटेबिलिटी क्योंकि ज्यादा हो जाती है, वो इजी टारगेट होते हैं बेचारे। इजी टारगेट, देखिए उन पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है ना। देखें, एक आम किसी ने कोई बात कर दी कि कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ना, लेकिन एक ऐसे शख्स ने जब बात की जिसकी एक फॉलोइंग है, तो फिर फर्क पड़ता है। और ये बड़ा जरूरी है। देखें, इस तरह सहीफा साहिबा के बाद हम थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे, बट हम बात इसलिए करते हैं कि हम जरूर वी ऑल लर्न एंड ग्रो एक्चुअली। किसी तरह एक और मॉर्निंग शो होस्ट है, उन्होंने भी इसी तरह कोई बात कर दी, और उस यमुना साहिबा से मुतालिक तो क्रिटिसाइज हुआ, उन्होंने माफ़ी मांग ली फिर। सो ये भी ज़रूरी है, जवेरा साउथ साहिबा ने, यस। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपसे ऐसी कोई बात हो जाए तो आप उससे अंडरस्टैंड करके अपॉलॉजी कर लें। हमारा ये बड़ा मसला है कि आप या तो हम फिर ढिठाई का मुजाहरा करते हैं कि नहीं हमने तो कहा ही नहीं था, या हमारा तो वो मतलब अभी हो गई ना गलती, मान लो गलती हो गई है कि आप अपॉलोजाइज कर लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेरा डिफरेंट ओपिनियन इस पे भी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं करी, बट एक जनरल एक बात करी हूँ। बाज़ औक़ात जो प्रेशर आता है ना आपके ऊपर पब्लिक का, आप उस प्रेशर की बुनियाद पे भी स्टेटमेंट कर देते हैं रिलीज। मेरा पॉइंट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि मैं कोई उनसे रिलेटेड से स्पेसिफिक बात नहीं करी, बट जनरली मैं देख रही हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप इस सीट पे बैठे हैं ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, विद योर थॉट्स, के आप क्या किस तरीके से चीज़ को कन्वे कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से आपकी मेंटालिटी, आपकी थॉट पता चलती है, और वो अपॉलॉजी उसके फौरन बाद नहीं आती है,
उस शो के दौरान भी नहीं आती है, वो अपॉलॉजी तब आती है जब आपको सोशल मीडिया पे अकाउंटेबल ठहराया जाता है। तो फिर लोग ज़ाहिर क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें लोगों का भी कसूर नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली उनके फेवरेट स्टार है या नहीं भी है जनरली, तो आप एक फेलो एक्टर के बारे में आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। देन किसी के बारे में भी नहीं कर सकते। देन अगेन ये बात भी आती है कि माफ़ी मांग ली और जिसके बारे में बात की उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर लोगों को भी खामोश हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है शायद लोग हो भी जाते हैं क्योंकि अगला टॉपिक मिल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया अगला ब्लंडर आ जाता है किसी ना किसी का। हमें कितना ट्रोल किया जाता है अक्सर चीज़ों पे, अक्सर हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं तो लेकिन ये होता है कि हाँ अपोलोजाइज कर लेते हैं। और हमने कभी एक सिंगल किसी बंदे को ऐसे हमने इंडिविजुअल को टारगेट कोशिश हम ये करते हैं, कोशिश हम ये करते हैं, बट इंसान लेकिन हम भी इंसान है, सबीन भी एक तरह की इंसान है। मैं हमेशा कहती हूँ एक तरह के हम भी इंसान है, तो गलतियां तो हम सबसे हो जाती हैं। ट्रोल करना आसान होता है ना असल में, ट्रोल करना आसान होता है। कीबोर्ड वॉरियर्स जी, उनके लिए सबसे आसान है। जो आपने इससे पहले बात भी की ना, वो जो नेगेटिव कमेंट देखें, यही मसला है हमारा कि जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं ना तो अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन या अपना कोई अंदर का एक एक एलिमेंट होता है जो कि हम समहाउ वहां पर निकाल देते हैं। महरूमी होती है लिटरली, जो लोग नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कहते हैं हम नहीं कर सके, ये कैसे कर रहे हैं, ये इस चीज में कैसे आगे चला गया। तो और इसमें आई थिंक खवातीन को शायद ज्यादा ये फेस करना पड़ता है, स्पेशली वो मर्द अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो कहते हैं ये औरतों के हमसे आगे निकल गई है, वो नहीं बर्दाश्त होता। जी, मुझे मिले हैं कई ऐसे जेंट्स जिन्होंने आखिर में सब कुछ समझने सीखने के बाद मुझे ये बात कही है। तो होता है ये ट्रोलिंग आपकी लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव ने मुझे ज़्यादा मजबूत कर दिया। शुरू में तो मैं भी डिमोटिवेट हुई क्योंकि ना लेडीज़ का क्या इशू होता है कि आपके घर से भी अक्सर सपोर्ट कम मिल रही होती है। मेरा तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जैसे मेरी कई हैं जिनसे मेरी बातचीत है तो सपोर्ट कम मिल रही होती है। अब उस कम सपोर्ट में भी अगर 2 नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाए ना तो वो बेचारी फिर पीछे ही हट जाती है। सही बात है, तो उनको मोटिवेट करना फिर पड़ा। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे एलिमेंट इसको उजागर किया कि हम अक्सर ये देखते रहता कि घरों में ना कहा जाता नहीं हम तो बहुत सपोर्टिव हैं, यू नो बाय सरफेस तो यही शो किया जाता है, सास भी बहुत सपोर्टिव हैं, शौहर बहुत सपोर्टिव, पूरा ससुराल सपोर्टिव है, मैं मैरिड खवातीन से मुतालिक अदरवाइज भी हम ये सुनते हैं। लेकिन जब आप उसको समझते हैं तो अच्छा नहीं, उस पर ये भी जिम्मेदारी है, उस पर ये भी प्रेशर है, उससे सवाल भी हो रहे हैं, तो वो कहती है कहने को तो सपोर्टिव है लेकिन है नहीं। जब आप हाँ जब आप आते हैं ना, जब आप कदम रखते हैं फिर आपको पता चलता है कि असल में कौन सपोर्टिव है। तो ये चीज़ इसी चीज़ को मैंने ना थोड़ा सा जो लेडीज़ थी हमारी उनमें मैंने वो किया है कि लेके चल सकती हैं, खुद करना है। एग्जैक्टली, ये कोई नहीं करेगा। आपने ना मैनेज करना होता है, घर भी बच्चे भी, डिस्टर्ब कुछ ना हो और अपनी ख्वाहिश अपना काम उसको भी साथ लेके चलना होता है। तो मैनेजमेंट होती है, वो बताना होता है। थोड़े से ना हमारी लेडीज़ थोड़ी सी जो घरेलू लेडीज़ हैं एक कन्फाइंड स्पेस में थोड़ा सा उनको दिखाना होता है कि नहीं आप कर सकती हैं। मोटिवेट मेरा काम है, मैं उनको सारा बता दूँ कर सकती हैं, स्टार्ट लें, करें, होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दें, घर वाले करें ठीक है, सुन लें, थोड़ा सा टाइम दें। और आज वो मुझे कह रही होती हैं कि हस्बैंड भी साथ हैं और वो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो टाइम लगता है। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा वो इन्वायरमेंट भी देना होता है। आप कहते हैं ना घर बैठे खवातीन कमा रही हैं, पूछें उस खातून से वो घर बैठ के कैसे घर बैठ कर रही है, वो घर में बैठी नहीं है, घर में बैठ कर रही है। आप ये अंडरस्टैंड करें कि उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उनके साथ एक खातून अगर घर से कुछ करने की कोशिश करती है तो हमें सोशल मीडिया पे बहुत आपको दिल आज़ारी नहीं करनी, आपने उनको डीमोटिवेट नहीं करना, आपने उनको मोटिवेट करना। एग्जैक्टली, थोड़ा सा अप्रिसिएशन ना बहुत मोटिवेट करती है और वो थोड़ी सी अप्रिसिएशन ही नहीं लोग देते। अच्छा, क्या टॉपिक्स है अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया के लिहाज से? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जो कुछ खवातीन हैं बैरून मुल्क वो अब अपने किचन स्पेसेस में उनका सिर्फ किचन होता है और वो अपनी रूटीन बता रही होती हैं, खाने के बारे में बता रही होती हैं या ओवरऑल अपनी रूटीन शेयर कर रही होती हैं, व्लॉगिंग वो कर रही हैं, वहाँ से वो अच्छा अर्न कर रही हैं क्योंकि ब्रांड एंडोर्समेंट्स होती हैं एंड ऑल दैट। सो क्या अब ये चीज़ हम ट्रेंड में फ़िलहाल खवातीन के लिहाज से ज़्यादा देख रहे हैं या क्या टॉपिक्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं? नहीं, अभी ना देखें, मेरे स्किल सिर्फ कुकिंग नहीं है क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं वो कुकिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं होती, मगर उनकी है क्लोथिंग है, कोई ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही हैं, आजकल ज्वेलरी डिज़ाइन बहुत कर रही हैं लेडीज़, बच्चियां कर रही हैं आर्ट वर्क और अपना पेजेस चला रही हैं, बहुत अच्छा चला रही हैं। तो ना आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आप किस में आपकी खुशी है। मैं तो सिंपल ये कहूँगी, अपने काम के लिए फिर आपकी खुशी होना बहुत ज़रूरी है।
तो आजकल लेडीज़ अपनी आर्ट में भी हैं, आज कुकिंग में भी हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स में भी हैं। तो इसी चीज़ को लेके जिसमें आप हैं उसी चीज़ को ले मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एक शेफ़ करियर रहा, मैं अभी एक करियर के साथ ही जो रहा नाउ अब मुझे समझ आ गया है। अब मैंने स्विच करने का सोचा कि मैं इस मार्केट को भी इस्तेमाल करूं, ये जो डिजिटल है ना इसको भी मैं एक सही उस पे लाऊं। यही चीज़ मैं लेडीज़ को बोल रही होती हूँ कि आपने जो भी आपकी स्किल्स हैं उसको इन्हेंस करने के लिए घर से बैठ के आप एक घर की चार दीवारी में उन्हीं चार लोगों से नहीं हो सकता इन्हेंस, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर हम नहीं निकल सकते जिम्मेदारियों के बाइस, तो फिर जो आपके हाथ में मोबाइल है उसके थ्रू आप निकलें, तो आप दिखाएं कि आपके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी है, लोग सीख सकते हैं। और बेशक बहुत लोग ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत लोग मेकअप कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो आपकी किसी एक पर्सनैलिटी से कई चीज़ सीख रहे होते हैं। बेशक वो एक प्रोफेशन 1000 लोग कर रहे हो, लेकिन हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है, तो हर कोई ना कोई आप किसी ना किसी को सिखा रहे होते हैं। वेरी ट्रू। जी, और आपको पता होता है कि अच्छा भले इस पे काम हो रहा है, बट आपको लगता है कि आप भी एक नए लेवल्स पे जाकर काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा लता, किसी ने अगर आपसे सीखना हो तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? आपको कोर्स होता है, आप 1-on-1 सेशन देती हैं, हाउ डू यू वर्क? मैं 1-on-1 सेशन देती हूँ और ज़ाहिर है जो शहर में नहीं होता फिर हमारी जूम मीटिंग वगैरह पे कॉल होती है, और वो मुझसे मेरा नंबर है उस पर रब्ता कर लें, या मेरा इंस्टा आईडी है आप उससे मुझे डीएम कर लें, तो वो मैं उनको बता दूँगी। और इस वक्त कितने ख़वातीन हैं जिनको आप ट्रेन कर चुकी हैं और वो अपने पैरों पे खड़ी हैं और आपसे उनकी स्टोरीज सुन रही होती हैं? इस वक्त 12 ऐसी हैं, अभी मेरा साल नहीं हुआ, जो कि माशाल्लाह अपना पे चला रही हैं। और स्टार्टअप है, उनमें से कुछ तो स्टार्ट के साथ साथ वो आप समझ लें ऑफिस की तरफ भी आ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 ऐसी है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए अचीवमेंट ये एक भी होती तो अचीवमेंट है माशाल्लाह। मेरे लिए ये अचीवमेंट है क्योंकि मेरे अपने काम की, अगर मैं अपनी काम की बात करूं तो मेरी अपनी काम की अचीवमेंट ये रही कि जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो अब इस्लामाबाद की मार्केट तक मैं लेकर आई। देन दूसरी अचीवमेंट मेरे इस मार्केटिंग की ये है कि आज 12 खातून जो हैं वो खुद काम कर रही हैं और दुआ दे रही होती हैं, तो उससे अच्छी क्या बात है। 12 से वो 12 खवातीन नहीं है, 12 घर हैं और देखें 12 ख़ानदान हैं। और एक खातून को जब इस तरह से आप एम्पावर करते हैं तो उनके साथ जो और लोग जुड़े होते हैं वो सीख रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे देख रहे होते हैं कि अच्छा मामा इज वर्किंग, मामा को पता है, अच्छा वो इस तरीके से काम करते हैं, वो बच्चियां भी सीखती हैं। आजकल बच्चे बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं, बहुत, ये जो जनरेशन है ना ये बहुत ये चाहती है कि मामा घर ना बैठे कुछ करें, तो ये बहुत चीज़ अच्छी पॉजिटिव है। बच्चे वाकई बड़े सपोर्टिव हैं आजकल, कैमरा सेट करने में, टॉपिक्स बताने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वो अच्छा एआई का इस्तेमाल करके टॉपिक कंटेंट बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। रिदा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज, और बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। वी रियली होप कि आप मजीद खवातीन को एम्पावर करें। थैंक यू सो मच। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। Put a crush out. Put a crush out. Put a crush out. एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले।
पहुंच गए? हाँ ऑलमोस्ट देयर। तुम पहुंच गई? हाँ मैं बस बैठ ही गई हूँ। कम ऑन! ओह ओह! Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं ये पानी ही है बेटा, बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा उलझा सुलझा डूबा। आइए आइए आ जाओ। बेड़ा का छोटा है, धड़कती हाथ से धड़ा। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सेंसिटिव टॉपिक हम ज़रूर कहेंगे कि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हम भी कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करेंगे सामने। बट ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अपने लड़कों को किस तरह से एजुकेट करना है, किस तरीके से हमने उनको बताना है कि आपने अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को अलाइन किस तरीके से करना है। ये कितना ज़रूरी है कि आपने किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपका किसी के साथ ऐसा रिश्ता है जिसकी कंटेंट से आपको एतराज़ है, उस पर आप लाताल्लुकी किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को अलाइन किस तरीके से कर सकते हैं ताकि मामलात जो हैं वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ मत जाएं। हम बहुत सारे इर्द गिर्द अपने ऐसे वाक़यात देखते हैं जिसमें सोशल मीडिया पे स्पेशली जो लड़कियां एक्टिव होती हैं, मैं कंटेंट की बात नहीं करूंगी, ऐसा कंटेंट वैसा कंटेंट, लड़के भी कुछ ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे सामने है, जिससे हमें नज़र आ रहे हैं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, जेंडर को हम बिल्कुल साइड पे रखते हैं। इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि काबिल एतराज़ है तो वो काबिल एतराज़ है, हम उसको डिस्करेज ही करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे भी। बट एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाना कि आप मार दें, जान से मार दें,
फिर अपने आप को भी जान से मार दें। ये कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है? कैसे अपने इमोशंस को आप अलाइन कर सकते हैं? कैसे आप उस शख्स से लाताल्लुक हो सकते हैं कि आप इतने एक्सट्रीम तक गए हैं कि आपको इस हद तक एतराज़ है उस चीज़ पे, आप लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं उससे। सो कैसे हम अपने बच्चों को, मैं इसलिए क्यों लड़कों की बात कर रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर केसेस ऐसे देख रहे हैं कि अपनी बहन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, अपनी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। ये जो ऑनर किलिंग्स हैं, हम इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और किस तरीके से हम इमोशंस को अलाइन करना बहुत छोटी एज से अपने लड़कों को सिखा सकते हैं? तो आज इस बारे में बात करेंगे। बल्कि सबीन, लास्ट ईयर सना यूसुफ, एक वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट केस, और ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं कि जहाँ पे वो टॉलरेंस ही नहीं है। बड़ा अच्छा आपने कहा, लड़कों में स्पेसिफिकली ना सुनने की भी टॉलरेंस नहीं है। मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरे अंदाज से क्यों नहीं चल रही, ये जो मेरी सोच है, जो जिस अंदाज से मैं सोचता हूँ उस तरह से क्यों नहीं, वो घर की वो बहन है, वो बेटी है, वो वाइफ है, जिस भी रिश्ते में वो उस तरह से क्यों नहीं चल रही है। वो रिस्पेक्ट ही नहीं है उसकी सोच को, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम ही नहीं है। आज इस मौजूद में हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नफ्सियात वजिया ज़फ़र साहिबा ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वजिया, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वजिया बहुत शुक्रिया। वजिया, जिस तरह सबीन ने भी बात की, बहुत से केस है, रिसेंटली भी हमारे सामने केस है जहाँ पर इसी तरह से कंटेंट क्रिएटर थी जिनको उनके शौहर ने कत्ल कर दिया और फिर उसी वक्त अपने आप को भी मार दिया। ज़ाहिर है वो लेवल जिस पे आप पहले तो किसी की जान लेना, वो एक लेवल जिस पे आप पहुँचते हैं साइकोलॉजिकली, फिर अपनी जान ले लेना, वो ज़रा दैट्स अनदर लेवल जब आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें समझाएं कि क्या होता है। वो कोई ज़रा एक इंसिडेंट नहीं हो सकता, वो एक लम्हा नहीं हो सकता, वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। वो क्या है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी दो चीज़ें, ऑनर किलिंग और करेक्टर असैसिनेशन। ये खातून की फीमेल्स की बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली आफ्टर मैरिज, जितने भी केसेस हम देख रहे हैं। और स्पेशली अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जो फीमेल ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बात करती हैं टॉपिक्स के ऊपर कि वो फेस कर रही हैं, राइट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबीन ने एक बात की कि इसके पीछे क्या माइंडसेट होता है। सो नंबर 1 माइंडसेट ये होता है कि फ़ीमेल जो है हम कंसिडर करते हैं कि वो वीक है और बेवकूफ़ हैं। उनको नहीं पता होता कि अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, क्या बेहतर है, इम्पल्सिव होती हैं, वल्नरेबल होती हैं। ये थॉट प्रोसेस एक सोसाइटी में बन जाता है, फीमेल के बारे में बना हुआ है मोस्टली, राइट। सो एक तो ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि हमें रोकना है इसको, या करेक्टर असैसिनेशन करके या ऑनर किलिंग करके हमें एक एग्जाम्पल सेट करनी है कि इसका ये रिजल्ट होता है, ये अंजाम होता है, राइट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि खुद भी अपने आप को भी मार देना, राइट। इमोशनल जो हैंडलिंग है मेल्स को कहाँ सिखाई जाती है? आप नोट करें, जिन मेल्स को गुस्सा आता है उन घर में क्या कहा जाता है, बेटे के बारे इसको गुस्सा आ जाता है, कोशिश करो ऐसा एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो। बहनों को ये कहा जाता है ना, या मदर में खाना मर्जी का बना देती हैं, घर में पीस रखने के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। एक्चुअली आप पीसफुल एनवायरनमेंट वक्ती बना रही हैं, लॉन्ग टर्म में आप उस इंसान को एक एनिमल इंस्टिंक्ट दे रहे हैं। आप उस इंसान का एंगर कंट्रोल करना सिखा ही नहीं रहे हैं, आप उसको ये सिखा रहे हैं तुम्हारे गुस्से से एनवायरनमेंट कंट्रोल हो सकता है। जब ये पेरेंटिंग आती है, राइट सबीन एंड शोएब, उसमें क्या होता है कि उसको फिर लगता है कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट इज नॉर्मल। तो वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ ये जो ऑनर किलिंग और करेक्टर असैसिनेशन है वो करता है। अब एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी, जब वो देखता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की ऐसे मेल की किसी सेंसिबल, किसी माइंडफुल लड़की से शादी हो जाए जो अपने राइट्स को समझती है, तो वो फिर उसके वीक पॉइंट्स को पकड़ता है। ये जो मैंने करेक्टर असैसिनेशन की बात की, ऑनर किलिंग एंड पे आती है, उससे पहले सीरीज ऑफ इवेंट ये चल रहे होते हैं, मेंटल टॉर्चर, घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चे भी ट्रॉमेटाइज हो रहे होते हैं और पर्सनालिटी, आप देखें कितनी लड़कियां हम देखते हैं सेलिब्रिटीज हैं, शादी के बाद उनकी पर्सनालिटी कितनी डैमेज हुई है, स्पार्क ही चला गया उनका। और आगे से हम ये सुनते हैं कि अब लिमिट में आ गई है, अब कंट्रोल हो गया है, और ये नहीं देखते वो कितनी डिप्रेशन में जा रही है, वो कितनी एंजाइटी में जा रही है। दो तरह का प्रेशर शादी के बाद हम नोट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं, एक इन लॉज की साइड का और एक पार्टनर की साइड का प्रेशर डबल जा रहा होता है। एंड थर्ड, वो एज अ मदर भी कितनी चीज़ों से गुजर रही होती है। सो अब मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊँगी कि जब हम सोसाइटी में एक नंबर 1 फीमेल को बहुत वीक कंसीडर करें और नंबर 2 मेल के जो एंगर है उसको समझें कि उससे डर के पीछे होना शुरू हो जाएं, तो ये दोनों फिर वही इवेंट्स क्रिएट करते हैं जो भी हम देख रहे हैं और आए रोज़ हम सुन रहे हैं। ये जो आपने इमोशनल हैंडलिंग की बात की है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और वाकई जो मैं हमेशा बात करती हूँ ना कि आप बहुत छोटी एज से अपने लड़कों को सिखाएं, उनको ये बताएं कि ठीक है उनके इमोशंस हैं, लेकिन आप
आपने उनके इमोशंस को हैंडल करना है, उनकी ईगो मसाज मत करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि घर में इसकी चलती है तो बस इसी की चल रही है, इसी की बात सुनेगी, आहिस्ता बोलो, उसे गुस्सा आ जाएगा, उसकी आराम का वक्त है, ये आप ईगो मसाज कर रहे हैं। और ये शायद माएँ ये नहीं समझ रही होती हैं कि ठीक है उनसे तो ये हैंडल हो जाएगा फ़िलहाल जो भी है, बट लॉन्ग टर्म वो अपने पार्टनर के लिए वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है। और वाकई ऐसे मर्द हमने औरतों के लिए टॉक्सिक देखे हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि फिर उसमें ये पैटर्न इतना कॉमन हो जाता है कि जब उनको कोई रोकता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज पार्टनर, तो उसके ऊपर वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं। ये हम कहते हैं ना कि वुमेन विक्टिम कार्ड, मेल को भी नहीं पता वो ये विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं एंगर की फॉर्म में, कि मुझे गुस्सा, ये नहीं कहा, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है कि उससे गुस्सा है, ज़रूर फीमेल ने कुछ किया होगा, ज़रूर उसने कोई, क्यों गुस्से को हम इतना नॉर्मलाइज क्यों करते हैं? लाइक ठीक है हम समझ, देखिए एक चीज़ कॉमन है कि हर मेल को ही गुस्से के इश्यूज हैं, इतना कॉमन है, ये हैंडलिंग का इशू है एक्चुअली। वो बेसिकली गुस्से के इश्यूज हैं वो आपके बॉस के सामने नहीं है, एग्जैक्टली हैंडलिंग का इशू है ना, बीवी के सामने ही क्यों है? जहाँ आपको कोई वीक नजर आता है वहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं। और एक और चीज़, फीमेल मेल को पार्टनर के बारे में क्या तरबियत दी जाती है कि इसको शुरू से ही इन घर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखना। और अगर फीमेल जॉब कर रही है, घर में खाना पका के नहीं जा रही, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। अगर मेल बच्चे का ख्याल रख रहा है, तुम क्यों देख रहे हो, तुम्हारा काम तो नहीं है। ये बड़े कॉमन स्टेटमेंट हैं जो हम इग्नोर करते हैं। वो फीमेल जब तक प्रॉपर डिप्रेशन में ना चली जाए, तब तक वो अपने आप को छोड़ ना दे, तब तक उसको सीरियसली लेता, शायद तब भी नहीं लेते। और एक और चीज़, अगेन ऑनर किलिंग, हम ये समझते हैं राइट, जब आप समझते हैं ना ऑनर किलिंग हमारा राइट है, वहाँ यही सबसे बड़ा इंतशार है हमारी सोसाइटी का। हम समझते हैं इसको इसका पास्ट रिमाइंड कराएंगे तो ये ठीक होगा, या उसकी जिंदगी पे मेरा इख्तियार है। और वो हम फीमेल का ही देखते हैं, वो बहन बेटी, हमने तो अल्लाह माफ़ करे माओं के भी ऐसे किस्से सुने हैं कि बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया। बड़े दुख के साथ ये बात मैं कर रही हूँ, बट ये केसेस हमने देखे हैं। सो ये मर्दों को सिखाना कि घर की कोई भी खातून है, उसकी ज़िंदगी का इख्तियार आपके पास है कि उसने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और अगर वैसे ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, आपको एतराज़ है, तो आप उठ के कत्ल कर दो। ये गैरत के नाम पे कत्ल, ये जो गैरत की डेफिनेशन है, ये किस तरह से हम रीडिफाइन कर सकते हैं हर घर में अपने लड़कों के लिए? इसका मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी समझती हूँ, लाइक बहुत सारी हैं लेकिन एक मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जब हम रिलीजियस पे थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐड करें कि मेल को सरबराह कहा जाता है। सरबराह किस फॉर्म में, डिटेल में पढ़ें, वो प्रोटेक्शन देगा कफ़ालत के लिए, राइट। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन को जब हमने डिफाइन किया ना, हम उसको उल्टा डिफाइन करें सोसाइटी में कि वो कंट्रोल की फॉर्म में, कफ़ालत की फॉर्म में नहीं, कंट्रोल की फॉर्म में। लाइक वो अगर सांस भी ले रही है ना पूरे दिन में, क्या उसने काम किया, क्या चीज़ें की हैं, वो मेरे मुताबिक हुई हैं कि नहीं, मैक्सिमम चीज़ें। जब ये थॉट प्रोसेस इस तरह डिफाइन करते हैं ना हम किसी रिलेशनशिप को, चाहे वो घर की बेटी हो, चाहे वो आपकी अपनी माँ हो, चाहे वो आपकी अपनी बीवी हो, तो फिर वो कंट्रोल आपको आपके एंगर को ऊपर लेके आता है, आपकी इमोशनल हैंडलिंग पुअर करता है, और आप लॉजिकल सेंस में नहीं देखते, आप इमोशनल सेंस में देखते हैं, गैरत की सेंस में देखते हैं। आप गैरत का लॉजिक से ताल्लुक नहीं बनता, फिर वो इमोशंस का ताल्लुक बनता है, वहाँ से फिर इश्यूज बनते हैं, वहाँ से फिर इवेंट्स क्रिएट होते हैं। सो डिफाइन हम इस तरह करें कि आप अपने आप को जब सरबराह समझते हैं ना, जब समझते हैं कि मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी है, मुझे अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपनी बेटी की प्रोटेक्शन करनी है, आप नोट करें ऐसे लोग बहुत हम्बल होते हैं, वो बैठ के डिस्कशन करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं। कितने केसेस हमारे सामने हैं, फीमेल के इमोशंस की हम बात नहीं करेंगे, हम मेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल के इमोशंस है ना, मैं जनरल बात करती हूँ, अगर मेल दिन में 10 में से 2 करें तो फीमेल 9 कर लेंगी, लेकिन उनकी लाइक इंटेंसिटी उतनी नहीं होती। मेल के अगर 2-3 इमोशंस है वो इंटेंस हैं, अगर हैंडलिंग नहीं सही, हैंडलिंग अच्छी, तो वो हम देखते हैं कितना अच्छा लीडरशिप लेके चल रहे हैं मेल। उनके मैनली पावर, हमारे अंदर मैनली ट्रेट्स हमने नोट किया कि बहुत कम हो गए हैं, और जो मेल ये समझते हैं कि गुस्सा ही मैनली ट्रेट में आता है, तो वो फिर यही इसी तरह की सोसाइटी में सामने आते भी हैं। वजह एक मसला ये भी है कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, किसी की जान जब ले ली जाती है, तो बजाय इसके कि हम बात करें कि अच्छा उसकी जान चली गई, या हम उस केस पे बात करें, हम कहते हैं जानते हो ना वो क्या करती थी। मतलब हम एंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे चले जाते हैं। मारने के बाद भी कैरेक्टर असैसिनेशन चलती है। अब उसमें ये मैंने बात की पूरी सोसाइटी, और अगर कोई बड़े लेवल पे ऐसे माइंडसेट का बैठा है तो फिर सोचें, अगर कोई पुलिस में बैठा है ऐसे, उसके पास केस ऐसा है, अगर कोई वकील ऐसे बैठा है उसके पास ऐसा केस है, तो फिर सोचें, इवन अगर कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा बैठा है,
कपल हमारे पास जाके तो बड़ी इसकी एग्जांपल अभी इस वक्त एक ड्रामा भी चल रहा है, एक थी पाकीज़ा, और उसमें एग्जैक्टली हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो भाइयों का किरदार, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का किरदार, उसके सवाल, पूरी सोसाइटी का एक रवैया एक लड़की के साथ, तो ज़ाहिर है वो एक पूरी सोसाइटी के हवाले से यू नो वी नीड टू वेक अप कि ये हो क्या रहा है, बजाय इसके कि जिसके साथ जुल्म होता है या नाइंसाफ़ी होती है हम उस पर बात करें। हम दिखा रहे होते हैं वो किरदार कि वो भाई का क्या रोल है, जो कि नेगेटिव रोल है वो, यू नो आपने बड़ा अच्छा कहा कि किसी भी इदारे में अगर खुदा न खासा ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं, बहुत ख़राब होती हैं। और वो आप लोग अभी इससे पहले एक सेगमेंट में बड़ी प्यारी से बिन ने बात की कि जो जितने बड़े ओहदे पे होता है उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब जब वो अपनी जिम्मेदारी में इस तरह का माइंडसेट रखेगा तो पूरी सोसाइटी खराब होती है फिर। अब वो बात अपने तक तो नहीं रखेगा, हर एक को पास करेगा। अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर का देखती थी, उसने अपनी स्टोरी लगाई कि मैंने डाइवोर्स क्यों ली, क्योंकि पब्लिकली उस लड़के ने बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला। तो जब उस लड़की ने बात की तो उस लड़के ने आगे से कहा कि पुलिस ने भी यही कह दिया था, ये तो सोशल मीडिया पे आती है ना, टिकटॉकर है, तो यहाँ तुमने कहाँ शादी कर ली। ये माइंडसेट है। तो आप ये देखिए, आपने उस पर्सन को चूज किया, आपने शादी की, राइट। तो फिर आप देखिए, आप जिस पर्सन को आप घर लेके आए, आप उसके बारे में क्या वर्ड सुन रहे हैं और क्या वर्ड पब्लिकली बोल रहे हैं, रेदर देन कि उसको शट अप कॉल दें, आप पब्लिकली वो चीज़ बोल रहे हैं। द पॉइंट इज आपका भी वही माइंडसेट है, जो चीज़ आप बोलते हैं आपके दिमाग में वही पहले किधर होता है। एग्जैक्टली ये मेरा सवाल है ना, पहले आप कहते हैं जी वो मुझे लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बात करती है, वोकल है, एम्पावर्ड है, पहले सब कुछ ठीक है ना, आपको पसंद है लड़की, इस शादी के फौरन बाद आप कहते हैं नहीं, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है। What is this? Let me add, ये जो मेल ईगो है ना, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये साइकोलॉजी कहती है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं कह रही, कि जब जो मेल जिनकी पर्सनालिटीज़ में इश्यूज होते हैं उनको यहाँ से सप्लाई मिलती है, ईगो सप्लाई इसको हम कहते हैं। दे फील गुड व्हेन दे कंट्रोल, जो इंडिपेंडेंट वुमेन की हम बात करें, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो बात करें, ये दे फील गुड अबाउट इट, और फिर वो उसके कोई भी लेवल्स को क्रॉस कर देते हैं। यस, और उसमें भी अगेन ये बहुत कॉमनली देखा गया, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि इस तरह के मेल जो हैं, जो फीमेल्स के बारे में बुरी राय भी रखते हैं और शादी भी करते हैं, दे वांट समथिंग, फेम, मनी, अटेंशन, एनीथिंग। इनके अपने पर्पस होते हैं। जब इन्हें पर्पस नहीं उस तरह मिल रहा होता तो फिर ये अटैक करते हैं, राइट। और कई दफ़ा तो होता है पर्पस भी मिल रहा है, फीमेल घर के सारे खर्चे भी उठा रही है, फिर भी वो उसको कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। क्यों? कंट्रोल लेने के लिए, कि कहीं इसको ऊपर ना चली जाए, रियलाइजेशन ना हो जाए कि शी इज़ लाइक समवन के जो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वजह इसमें प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या पेरेंट्स अपने लड़कों से बात करते हैं इस बारे में? बिकॉज हमें ये होता है कपड़े ये होने चाहिए, घर ये होना चाहिए, फलाना, बट इमोशंस को शादी के बाद आपने रेगुलेट किस तरीके से करना है, हैंडल किस तरीके से करना है, इस पर हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती, हमारे घरों में बात नहीं होती कि लड़कों को सिखाएं कि आपने एक लड़की को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब देखें, इस बारे में भी बात नहीं होती है। देखें, नापसंदीदा अमल ज़रूर है, बट किसी की जान लेने से बेहतर ये है कि आप उससे लाताल्लुकी का इज़हार करें। बिकॉज जो हमने इंसिडेंट की बात की, हमने ओवरऑल जो हम अपने इर्द गिर्द एक सिचुएशन देख रहे होते हैं, उसमें भी ये है कि आप किसी की जान ले लें, उससे बेहतर इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट एक्शंस की वजह से ही तो ये ऑप्शन नापसंदीदा कहकर भी रखा गया है ना, कि आप उससे डिवोर्स ले लें, लाताल्लुक हो जाए। फिर आपका ताल्लुक नहीं है जिस शख्स के साथ, तो वो फिर जो मर्जी कंटेंट क्रिएट करते रहे, वो उसके अल्लाह का मामला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट। और मैं सोसाइटी में एक चीज़ शेयर करूँगी कि आपने जो पर्सनालिटी का भी जिक्र किया ना, इनकी मैक्सिमम जो पर्सनालिटीज़ है डुअल देखी गई हैं सोसाइटी में। दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी जेंटल, और घर में जो बहुत क्लोज फैमिली है उनको पता होता है इसको कितना गुस्सा आता है, कितना बदतमीज़ है, कितना एग्रेसिव है और कितना जजमेंटल है, राइट। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी लाइक इस तरह के स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ, बट ये बोलना ज़रूरी है, राइट। सो अब ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब वो इस तरह की चीज़ें देखें तो स्टैंड लेना शुरू कर दें। हम यूजुअली क्या होता है कि जब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं, मियाँ बीवी का आपस का मामला, जब हम देख रहे हैं अब्यूजिव रिलेशनशिप है, जब हम देख रहे हैं कि गाली गलोच हो रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, यूजुअली फैमिली अगर इन्वॉल्व नहीं करती या वो जजमेंटल होती है, तो फिर ये चीज़ मर्डर, ये चीज़ ये जो सुसाइड की हमने बात की, तब ये उस तक चली जाती है। तो इसमें बहुत हद तक वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो ऑडियंस होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखें, आपने जब हमने बात की कि कोई ऑनर किलिंग तक चला गया है और कोई सुसाइड तक चला गया है, उसकी तो मेंटल स्टेट को ही आप समझें कि वो उस लेवल पे ही निकल गया है। क्यों? क्योंकि उसको आसपास लोगों ने एक्सेप्टेंस बहुत दी है ना, नहीं तुम ठीक कह रहे हो, ये गलत कर रही है। जब आपको कोई किसी फीमेल के बारे में कोई मेल आपसे बात करे ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा शय नहीं दें,
आप उसकी बात को समझें और थोड़ा न्यूट्रल होके चलें। यूजली आप जब फ़ौरन से फीमेल के ऊपर ब्लेमिंग गेम शुरू कर देते हैं, उस मेल को आप और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ये भी चीज़ काउंट होती है क्योंकि देखिए आपने जैसे बड़ी अच्छी बात की कि सीरीज ऑफ इवेंट है ना, राइट? तो उन इवेंट्स में क्या है, तीसरा इंसान, तीसरा बंदा, तीसरा रिलेशन, वो दिमाग में कुछ ना कुछ फीडिंग भी हो रही होती है, वो चीज़ और स्पार्क करती है। फिर जब एकदम से जब मेंटल हेल्थ उस लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं तो फिर यही चीज़ें होती हैं। अच्छा वजह क्या इसमें फैमिली और सोसाइटी और जो आपके क्लोज्ड वंस हैं या जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है उनकी भी तो जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल आप देखें हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, कहीं पर भी जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं स्पेसिफिकली इन मियाँ बीवी, हम ये कहते हैं अगर बीवी नाराज़ है या कोई मसला है दोनों के दिन, हम फ़ौरन से कहेंगे कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, अभी दरगुजर करो, अच्छा छोड़ो, फॉरगेट इट, आप घर वापस आ जाओ, बस नहीं साथ रहो, हो जाएंगे बच्चे, हो जाएंगे, ठीक हो जाओगे। हम उस कॉन्फ्लिक्ट पे बात नहीं कर रहे, वो चाहे उनका किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो ज़िंदगी के बारे में हो सकता है, वो साथ रहने से मुताल्लिक हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। हम उस पर बात नहीं कर रहे, ना सवाल करें, ना उसको सॉल्व कर रहे हैं, ना हम उनको ये बता रहे हैं कि अच्छा दो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट राय है, डिफरेंट अंदाज है ज़िंदगी का। लेट्स एक्सेप्ट ईच अदर विद ऑल योर पॉजिटिविटीज एंड नेगेटिविटीज, उनके हर शख्स के अंदर होती हैं। बस हम सिंपल कहते हैं नहीं फॉरगेट इट, ठीक हो जाएगा। जब बार बार हम ये कहते हैं ना और आप सरफेस्ट उसको ठीक करते हैं, इकट्ठे फिर रहना शुरू करते हैं, एंड वन फाइन डे कुछ बहुत अनफाइन हो जाता है। सो ये भी तो मसला है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कैसे कराना है, सॉल्व कैसे करना है। आप दोनों ने एक पॉइंट रेज किया कि एक तो प्री मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और नंबर 2 अगर शादी हो गई तो उसके बाद भी नहीं है। अच्छा, एक काउंसलिंग होती है आप किसी प्रोफेशनल से करते हैं और एक काउंसलिंग होती है जो घर के बड़े करते हैं, जिसकी आप सुनते हैं, या जो आपको अच्छा समझाता है, समझता है, राइट? अब इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि वो इंसान जो ना आपको अच्छा समझता है ना आपको अच्छा समझा सकता है, जब उस इंसान की ज़्यादा चलती है रिलेशन के अंदर तो उसमें कन्फ्लिक्ट और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वो वाले भी आइडियाज़ लेना शुरू कर देता है जो आपके ज़हन में होते भी नहीं हैं। जैसे मैंने ऐड किया कि अच्छा ये जो छोटी छोटी एडवाइस भी ऐड हो रही होती है ना, ये भी पार्ट होता है इन चीज़ का। ये आपकी, हम कहते हैं ये बात बोल के शायद हम घर का एनवायरनमेंट बेहतर करें, आप और आग लगा रहे होते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ कि आप किसी भी कपल को गैर ज़रूरी एडवाइस मत दें प्लीज़, स्पेशली अलग अलग तो बिल्कुल भी ना दें कि बीवी के लिए ये देनी है तो उस पर्सन को उसके लिए दे दें। शोएब आपके साथ बैठे हैं तो आपको आपके लिए दें कि आप ये जब कोई मांग रहा है, मेहरबानी, जरूरत नहीं है ना पहली बात। बिकॉज देखिए वजह ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हर रिलेशन डिफरेंट है, दो लोग मुख्तलिफ हैं, उनके घर का इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, उनके फैमिली का कल्चर मुख्तलिफ है, माइंडसेट डिफरेंट है, चैलेंजेस डिफरेंट है। आप अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ है गुड फॉर यू, उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है गुड फॉर देम। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एडवाइस बाज़-औक़ात किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है, पेनफुल होती है, नुकसान देती है। मैं एक बड़ी फ़नी चीज़, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव हो गया तो एक फ़नी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं अपने कल हस्बैंड के साथ बैठी तो मैं उनसे एक चीज़ शेयर करी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम ये सुनते हैं ना, मैं तो बहुत कॉमन मैंने देखा है सोसाइटी में कि हमारे टाइम पे हमने ऐसा किया था, हमने बच्चों को ऐसा पाला, हमने एज अ वाइफ हमने 5 पाल लिए, 5 तो मैं अपने मुझे पेरेंटिंग मैं समझ रही हूँ ऑब्वियसली, सो इट्स अ बिग चैलेंज ना, मुझे फ़ोन का होश है। तो मैं उनके साथ लगे अपने हस्बैंड से, मैंने कहा कि मेरा बेटा हुआ ना तो मैं कहूँगी अपनी बहू से मैंने भी अकेले ही पाला, मेरे पास हेल्पर नहीं था। वो इतना हंसे। मैंने कहा मैं नहीं, आप इस ट्रॉमा को ना लेकर जाना वहाँ तक। फनी वे में कह रही कि कैसे ट्रॉमा पास ऑन होता है, क्योंकि आजकल हेल्पर नहीं मिल रही तो एक ये बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैंने कहा बस 1-2 साल होने वाले, मुझे हेल्पर नहीं मिली, अब मैं रोहा को भी कहूँगी मैंने हेल्पर के बगैर बड़ा किया। वाकई ये होता है। हम देखिए, हम माइंडफुल है ना, तो हम पता है हम क्या बोल रहे हैं। लोग माइंडफुल नहीं होते। सो आप ये कह देते हैं कि मैं एज अ वाइफ मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बीवी तो सोशल मीडिया पे आती रहती है, वो तो घर को देखती ही नहीं है। अच्छा, ये नहीं देख रहे, ये भी प्रेशर डालते हैं कि वो सोशल मीडिया के थ्रू घर को भी सपोर्ट करे। ये चीज़ डिस्कस नहीं करते, क्यों आने दे रहे हैं, ये भी तो को पूछे ना। उस वक्त नहीं पूछते, बस मसला ये कि जब आप एक्सेप्ट नहीं करते ना किसी की स्ट्रेंथ को, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, अच्छा वो कैसे आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो फिर ये मसाइल बहरहाल होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है या हो रहा है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि घर के किसी समझदार से बात करें या प्रोफेशनल हेल्प ले लें। वजह थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।